प्यारे शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर, जो कि लंबे समय से सभी हमारे शिक्षक साथियों को इंतजार था कि उनका प्रमोशन जो है कब होगा, कब उन्हें नया पद मिलेगा। और कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि एक ही सीट में एक ही पद पर सर्विस करते करते रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त हो चुके, लेकिन उनका सपना रह गया और उन्हें प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिला। तो इसलिए अब बहुत ही सुनहरा मौका हमारी मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। आज का जो यह हमारा वीडियो है बहुत ही शिक्षक साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह है आपका प्रमोशन से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये आपके सामने स्क्रीन में है। मध्य प्रदेश राजपत्र में असाधारण से प्रकाशित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब सबका प्रमोशन होगा। बिल्कुल यह मध्य प्रदेश सरकार की गारंटी है। इसमें आप देखिएगा, यह 19 जून 2025 यानी कि आज का ही है आदेश जो है मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। गजट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ट्रांसफर के सारे नियमावली, सारी प्रक्रिया, सारी चीजें, आरक्षण हो किस आधार पर होना है, वरिष्ठता का आधार और साथ में विषय का आधार, वर्गवार, श्रेणीवार, सारी चीजें इसमें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो वीडियो साथियों स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो चलिए इसको हम मुख्य बिंदु देखते हैं। ये काफी बड़ा है गजट जो है, क्योंकि राजपत्रित है, तो यह बहुत छोटा नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ है आपके लिए, कौन कौन सी नई जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। मुख्य बिंदु देखते हैं हम, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर हम पूरा वर्णन करेंगे इसका, तो लेकिन मुख्य बिंदुओं को हमको देखना है। तो इस प्रकार से इसमें लोक सेवकों के लिए एक बड़ी खबर है। यहाँ पे ये देखिएगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 1 में लिखित निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की उपधारा 4 में श्री एम नागराज एवं अन्य प्रकरणों के निर्णयों को उद्धृत करते हुए पदोन्नति में आरक्षण का विचार करते समय निम्न तालिका यानी कि प्रणीति करने की अनिवार्यता दी गई है। हम मुख्य बिंदुओं को इसमें देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा है, यह छोटा गजट नहीं है, ये कम से कम 23 पेज का है। तो इस प्रकार से हम आपको मेन बिंदु जो कि महत्वपूर्ण है वह बताएंगे। तो सेवा में लागू कब से होगा ये देख लीजिएगा। विस्तार और लागू होना, यह सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में जो वर्णित है, वह सारे नियम अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण भी इसमें पद में मिलेगा। आप देखिए क्या क्या बदलाव किया गया है, वो भी ये देखने वाली बात है। पदोन्नति हेतु आधार का विनिश्चय देख लीजिए। और चलिए आगे और भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हम अगर पूरा इसको पढ़ेंगे, पूरा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा वीडियो का। इसलिए अब आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो अर्हता सेवा की गणना इसमें दिया गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। अर्हता सेवा की गणना पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु अहरकारी सेवा के पद की गणना संबंधित चयन वर्ष, जिस वर्ष की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक आयोजित की जा रही है की विचारण तिथि से के पूर्वान्ह तक उस वर्ष से की जाएगी, जिससे लोक सेवक फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद में आया है। तो कुल मिला के जब से वह पद में आया है तब से उसकी गणना की जाएगी। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों द्वारा उपयुक्त निर्धारण, इसका भी देख लीजिएगा। जो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है वह है पदोन्नति समिति लोक सेवा की पदोन्नति उनके सेवा अभिलेख के आधार पर, तथा 5 वित्तीय वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो अभी भी मांगा जा रहा है संकुल या डीडीओ के माध्यम से, वह 5 वर्षों के प्रतिवेदन से अधिकतम 2 गोपनीय प्रतिवेदन किसी भी
की कारण उपलब्ध नहीं हो, विभागीय पदोन्नति समिति ठीक 2 पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात कुल 7 पूर्ववर्ती वर्षों तक के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में ले सकेगी। ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी नियमावली हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें शास्त्री का स्वरूप, प्रभाव की अवधि, ये सब कुछ दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप विस्तार से देख लीजिएगा, लेकिन हम मुख्य बिंदु चीजों को इसमें हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो बिंदु है वह इस प्रकार से देखिएगा, पदोन्नति का स्वरूप कैसा रहेगा इसको देख लेते हैं। पदोन्नति के स्वरूप देखिएगा, द्वितीय श्रेणी में से प्रथम श्रेणी के पदों पर 13 लिखा है न्यूनतम अहर्कारी अंक। अहर्कारी अंक देखिए, द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान 12 अंक, और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में उपयुक्त होने पर ये जैसा जहां उपयुक्त होगा उसी आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से शासन, तो हमारी जो मोहन सरकार है वो पहले से ही तय था उनका कि कर्मचारियों को सौगात देने वाली हैं। कब से लंबे समय से काम कर रहे हैं उसी सीट पर, उसी पद पर, तो कुल मिलाकर के वह प्रतीक्षा में थे, लंबी प्रतीक्षा में, और उनका प्रमोशन आज तक नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर इनका थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको एक योग्यता, और इसमें योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कैसी होनी है। अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्तियों की गणना कैसी होगी। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की उपलब्ध रिक्तियां नियम 2(5) के नियम अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखी जाने वाली पद संख्या से जितने पद उस संवर्ग में पहले से पूर्व यानी पहले से अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों से पदोन्नति द्वारा भरे हैं घटाकर प्राप्त पद संख्या होगी। ये इस प्रकार के ये सारे नियम हैं। तो हम, हालांकि ये गजट काफी लंबा है, छोटा नहीं है। जो भी शासन के मापदंड होते हैं, सारे नियमावली होते हैं, वह इसके अंतर्गत रखा गया है। अब थोड़ा मुख्य बिंदु हम देखेंगे इसमें। जैसे आपका पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण। शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर पदोन्नति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को पदोन्नति पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। जैसा कार्यभार जब से ग्रहण करेंगे तब से पदोन्नति का वेतनमान मिलेगा। पदोन्नति शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह उच्च पद की पदोन्नति तिथि से वेतन निर्धारण कराए अथवा शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से वेतन निर्धारण कराए। तो इस प्रकार से ये सारे नियमावली हैं। सबको इंतजार था और अब वह इंतजार पूरा होने जा रहा है। तो सभी शिक्षक साथियों में खुशी की लहर होगी, और क्योंकि उनको अब जो भी हैं उन्हें शीघ्र ही उनको पदोन्नति मिलेगी और उन्हें एक नया संस्था, नया कार्यभार करने का अवसर मिलेगा। तो पदोन्नति पद पर पद ग्रहण की व्यवस्था कैसे होगी। पदोन्नति आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से पदोन्नति शासकीय सेवक द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति पद पर 2 माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जा सकता, अगर नहीं किया जा सकता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा के तहत अब अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। साथियों, 5 वर्षों के लिए पदोन्नति के से वंचित किया जा सकता है। तो अगर पदोन्नति आपका हुआ है तो बिल्कुल शहर से खुशी से और बड़े ही उत्सुकता के साथ ग्रहण करिए। आपको अगर मौका मिल रहा है, तो अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे शासन के अनुशासनात्मक दंड का भी प्रावधान है, जो कि इसमें गजट में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए 17 नंबर कॉलम में क्या कह रहा है कि पदोन्नति पदभार ग्रहण करने की कार्यवाही की स्थिति में प्रक्रिया, आप समिति की जो बैठक होगी उसके अंतर्गत ही आप 1 से 2 अथवा 3 में उल्लेखित कार्यवाही की जाती है। तो उसके उस नियम ने जो ऊपर दिया है, 14 उप नियम दिया हुआ है, उस नियम को देख लीजिएगा, ऊपर दिया गया है, उसी के तहत इसमें कार्यवाही की जाएगी। पदोन्नति के लिए विचार नहीं किए जाने हेतु विकल्प, मान लीजिए पदोन्नति हो गई, अब विचार नहीं किया है, उसको कोई दूसरा विकल्प देख रहे हैं, इसलिए क्या विकल्प होगा। तो कोई लोक सेवक मान लीजिए उच्चतर संवर्ग सेवा के भाग पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किए जाने के संबंध में संबंधित चयन वर्ष को 31 अगस्त तक विकल्प दे सकेगा कि पदोन्नति नहीं चाहता है। ऐसे लोक सेवा का नाम अगर उपरोक्तानुसार किसी चयन वर्ष की विचारण सूची में शामिल है तो उसे विकल्प के कारण
विचारण सूची से हटाया जाएगा। अगर वह नहीं मान लो अवसर का लाभ नहीं लिया तो विचारण सूची से हटा दिया जाएगा, माने उनको मौका नहीं मिलेगा। एक बार मौका दिया गया, बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरना। अब एक बहुत सारे ट्रांसफर के नियम हैं, बहुत सारे हमारे पदोन्नति के नियम हैं, उन सारे नियमों को इसमें दिया गया है और इन नियमों के तहत ही हमारे साथियों का पदोन्नति होना है। तो प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों का भरा जाना। मान लीजिए चयन वर्ष की अवधि में उद्धत होने वाली रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। ऐसी रिक्तियों के उन्नत होने के दिनांक को पदोन्नति आदेश जारी किया जाएगा। पूर्णांक की गणना। पूर्णांक गणना कैसे करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करते समय यदि कोई अंक पूर्णांक में नहीं है तो 0.5 अथवा उससे अधिक अंक होने पर उसे आगामी पूर्णांक माना जाएगा। ये तो नियम पहले से ही चला आ रहा है। चलिए आगे और देखते हैं। विभागीय पदोन्नति की बैठक होगी, वो भी इसमें दिया गया है। फिर नियुक्ति प्राधिकारी, यहाँ पे देखिएगा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण। प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रष्टांकित करेगा कि उसने इस नियमों के उपबंध तथा नियमों के प्रकाशन में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया है। अब आयोग से परामर्श। विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई है, सिफारिश के संबंध में समझा जाएगा कि अनुच्छेद 320 खंड 3 के उपखंड के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी या अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इन नियमों के परिवर्तन के संबंध में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग निर्दिष्ट किया जाएगा कि जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। चलिए आगे देखते हैं। एकल मत के विषय में प्रावधान होगा। ये देखिए एकल मत के विषय पर क्या प्रावधान है ये भी समझिएगा। एकल पद के विषय में प्रावधान। एकल पद वह होगा जो किसी संवर्ग सेवा के भाग श्रेणी में या ग्रेड में केवल एक पद है, चाहे वो किसकी पदनाम कुछ भी हो। किसी संवर्ग सेवा का भाग किसी श्रेणी के वेतनमान के पद में एक से अधिक पद स्वीकृत है और नियुक्ति पदोन्नति हेतु किसी वर्ष केवल एक ही पद उपलब्ध है तो वह एकल पद की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि उस संवर्ग में और भी पद पिछले वर्षों में रिक्त हुए हैं तथा अगले वर्षों में रिक्त होंगे। साथियों, यदि किसी राज्य संभागीय जिला स्तरीय संवर्ग के भाग ग्रेड पद के वेतनमान में एक से अधिक पद स्वीकृत हैं और एक एक पद के मान से पद आवंटित किए गए हैं तो ये एकल पद की श्रेणी में नहीं आएंगे। एकल पद पर आरक्षित प्रवर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अर्थात एकल पद का पर पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। एकल पद पर पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। एकल पद पर आरक्षण भी लागू नहीं होगा, भी ध्यान रखिएगा। चलिए भर्ती नियमों में संशोधन। अब भर्ती नियमों में यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग एवं पदों के लिए भर्ती को विनियमित करने के वाली सभी नियम इन नियमों में यथाबंधित सीमा तक संशोधित किए जा सकेंगे। तो बहुत सारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं और ये सारे प्रावधान को समझने की आवश्यकता है। आप अगर इसको विस्तार से जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पर ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी शिक्षक साथियों को एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भी तैयारियां हैं सभी कर लें और उम्मीद है कि आपको ये लंबे समय से जो इंतजार था वह इंतजार आपका अब पूरा होने जा रहा है। तो इस प्रकार से लगता है इंसान को जब आदमी एक ही सीट पर काम करता है, ये हमारी इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं, एक ही सीट पर काम करते करते इंसान उब जाता है। उसको नया स्थान, नया जगह, नया पद अगर मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है और उसका कार्य को करने में काफी मन लगता है। इसमें चलिए सभी को इसमें लाभ मिले, सभी कर्मचारियों को, सभी साथी शिक्षक साथियों को इस लाभ से सभी इस लाभ को प्राप्त करें और कोई वंचित न हो। जो भी इसके दायरे में आता है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा खबर था। अभी का आदेश तत्काल सबसे पहले आपको पहुंच रहा है। उम्मीद है कि हमारा यह गजट और पदोन्नति से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों, आपसे मुलाकात हमारी अब अगली वीडियो में होगी।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर शिक्षा जगत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए साथियों, अब आपसे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में अब मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।